दोस्तों नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नैना, तुम्हारे पापा का फोन आया था, तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। मुझे बुलाया है पापा ने। जरूर पापा की तबीयत ठीक नहीं होगी, जरा फोन लगाइए तो पापा को। नैना ने दुपट्टे से अपना मुंह पोंछते हुए पति रितेश से कहा, प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा, कैसी हो? आवाज बेहद मध्यम सी थी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हैं पापा? नैना के चेहरे पर पिता की चिंता स्पष्ट झलक रही थी। ठीक हूँ बेटा, पापा ने अब की थोड़ा जोर लगाकर बोला। पापा आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप ठीक होते तो मुझे अचानक बुलाते ही नहीं, बस यूं ही तेरी याद आ रही थी बेटा, सोचा कि तुझे देख लूं। आप फिर झूठ बोल रहे हैं पापा। इस दुनिया में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता आपको। मुझे पता है कि आप अपनी परेशानी का जिक्र किसी से कर ही नहीं सकते। खैर शाम तक आती हूँ। इतना कहकर नैना ने फोन काट दिया और बड़बड़ाने लगी। ये इनकी पुरानी आदत है कि अपनी किसी भी परेशानी को बता ही नहीं सकते। मुझे पता है कि पापा बहुत बीमार होंगे, तभी मुझे आने को कहेंगे, नहीं तो वो खुद ही चले आते। रितेश चुपचाप नैना की भावनाओं को महसूस कर रहे थे। सुनिए, दोपहर को जब रवि स्कूल से आ जाएगा तो उसको खाना खिलाकर मैं पापा के पास जाऊंगी। पर जाओगी कैसे? और रवि? रितेश ने नैना से प्रश्न किया। देखिए, आपकी तो ड्यूटी है और रवि का स्कूल। रवि यहाँ दादी और आपके पास आराम से रह लेगा। आप परेशान ना होइए, मैं बस से चली जाऊंगी। बस तो अब गांव के चौराहे तक जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ दूंगा, कहकर नितेश अपने ऑफिस निकल गए। दोपहर में सब काम निपटाने के बाद नैना रवि को सुलाकर बस से अपने मायके निकल गई। बस से ससुराल से मायके का सफर महज 3 घंटे का ही था। नैना पापा के ख्याल में ऐसी खोई थी कि 3 घंटे कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। घर पहुंचने पर एक बड़े से मकान के बाहरी कमरे में नैना के पापा श्री कृष्ण शर्मा जी बिस्तर पर लेटे और पड़ोस के 2-3 लोग उनके अगल बगल बैठे हुए थे। गांव का एक भतीजा उनका माथा दबा रहा था। नैना ने सबके चरण छुए, लेकिन दृष्टि पापा की तरफ थी। आ गई बेटा। शर्मा जी ने थोड़ा बैठने का प्रयास किया। मैं कह रही थी ना कि आप बीमार हैं, लेकिन आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। पापा आप कितने दुबले हो गए हैं, चेहरा भी आपका एकदम से बीमार जैसा लग रहा है। पहले चाय पानी तो ले ले, तेरी डांट सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ। शर्मा जी ने निष्प्रभ मुस्कान के साथ उसकी बात काट दी। नैना को घर के भीतर एक एक डिब्बे की जानकारी है। कहाँ क्या रखा है, क्या नया आया, बक्से में कौन सी चीज कहाँ रखी है, सब उसे खबर रहती। जब तक शादी नहीं हुई थी तो घर के भीतर की पूरी जिम्मेदारी उसी ने ओढ़ रखी थी, और शादी के बाद ससुराल से सारी खबर रखती ही है। शर्मा जी के जीवन का केंद्र बिंदु नैना ही तो है। वो लगभग 2 वर्ष की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया, और पूरी गृहस्थी उजड़ने के बाद उसको पालने की जिम्मेदारी ने शर्मा जी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। जबकि अम्मा चाहती थी कि श्री कृष्ण दूसरा विवाह कर ले, किंतु उन्होंने कभी अम्मा की बात का ध्यान ही नहीं दिए। यद्यपि नौकरी में रहकर 2 साल की बच्ची को पालना मामूली नहीं था। बिटिया को सुबह जगाना, नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना और खुद भी ड्यूटी के लिए तैयार होना। आज उनकी माया होती तो नैना को उसके भरोसे टालकर दुनिया जहान की भी खबर रखते, लेकिन जब पूरी दुनिया ही नैना में सिमटी हो तो फिर किस दुनिया में जिए श्री कृष्ण जी। रात को शर्मा जी को खाना खिलाने के बाद उनका पैर दबाते समय ही बड़बड़ाना शुरू किया नैना ने। क्या पापा आप भी ना लापरवाही की हद करते हैं? मैंने आपको 2 डिब्बे च्यवनप्राश भिजवाए थे, लेकिन आपने गिनकर भी 5 चम्मच नहीं खाया होगा, और आंवले का जूस तो आपने खोला भी नहीं। अच्छा, कुछ और भी बात करेगी कि केवल डांटेगी ही? शर्मा जी ने हंसकर फिर बात टालनी चाहिए। अच्छा, रवि कैसा है? शरारत उतनी ही है या स्कूल जाने से शैतानी कुछ थमी भी है? पापा रवि बहुत शैतान है,
तुझसे भी ज्यादा क्या। शास्त्री जी ने ठिठोली की। नैना हंस पड़ी। रवि को लाना चाहिए था बेटा, वो आया होता तो पूरा घर भर जाता। आपको तो स्कूलों का झंझट पता ही है, 2 दिन की भी छुट्टी में बच्चे पिछड़ जाते हैं, और वो आता भी तो मुझे आपके पास 1 भी मिनट बैठने नहीं देता। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि आप मेरे पास आ जाइए। रितेश भी हमेशा कहते हैं, लेकिन पता नहीं गांव के इस 4 कमरे के मकान में क्या रखा है, और ना जाने कौन सा संकोच है जो आपके मेरे साथ रहने में आड़े आता है। ऐसा नहीं है बेटा, अरे जब तक हाथ पैर में जान है तब तक हूँ यहाँ, और यहाँ भी मेरा ख्याल करने वाले हैं। ये बात अलग है कि यहाँ तेरे जैसे डांटने वाला कोई नहीं। शर्मा जी ने नैना के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपको पता है कि मुझे आपकी कितनी चिंता रहती है। आपने तो 22 साल में मेरा ब्याह करके दायित्व से मुक्ति पाली, मुझे एक नए परिवार का दायित्व सौंप दिया, लेकिन आपका ख्याल रखना भी तो मेरा धर्म है। रखती तो है मेरा ख्याल, अब कितनी फिक्र करेगी बेटा। पापा, मैं बस 2 बरस की थी तभी अम्मा गुजर गई, और आपने मेरी परवरिश में जाने कितनी परेशानी उठाई है। इतना कहते ही नैना के आंख से आंसू के 2 बूंद छलक आए। अरे बेटा, जब मेरे प्राण तुझ में ही बसते हैं तो क्यों नहीं तेरा ख्याल रखता पगली। और फिर पापा ने नैना को अपने करीब कर लिया। पापा, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमेशा आपकी चिंता लगी रहती है। देखिए ना, मेरी शादी के बाद से आपने अपना बिल्कुल ख्याल रखना छोड़ दिया, एकदम से कमजोर हो गए हैं। अब नैना पापा का सर सहलाने लगी। पापा, आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल नासमझ सी हूं ना, अभी भी 3 साल की छोटी बच्ची की तरह। पहले तो शायद उतना ना भी समझती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि जिम्मेदारियों के बाद भी आपने जिस तरीके से मुझे पाला उसको मैं बयान नहीं कर सकती। आप मेरी वजह से कितनी बार ड्यूटी पर लेट पहुंचते थे, आपको सुनना भी पड़ा होगा, लेकिन आपने अपने व्यवहार से कभी जाहिर ही नहीं होने दिया कि मैं आपको परेशान भी करती हूँ। वही रितेश अगर 5 मिनट ऑफिस के लिए लेट होने लगे तो बिना नाश्ता किए निकल जाते हैं। आप घंटों बैठकर मेरी बकवास सुनते थे, और मैं एक ही सवाल 20 बार करती, किंतु हर बार आप मुझे बताते, ना कभी चिढ़ते और ना ही झिड़कते। रात में मैं जिद करके रोने लगती तो आप मुझे अपने सीने से लगाकर घंटों दुलारते, और मेरे सोने के बाद आप खुद भी रोने लगते। मैं आपकी उन सिसकियों और हिचकियों, कंपनों को अब भी महसूस करती हूँ, तो आपके स्नेह की एक तरंग मेरे भीतर बिजली की तरह दौड़ जाती है, और मैं खुद को निसहाय महसूस करने लगती हूँ। मुझे अभी भी याद है, जब गर्मी की छुट्टियों में मैं नानी के पास जाती थी तो आप वहां जाना नहीं चाहते थे। शायद अम्मा की गैर मौजूदगी आपको इजाजत ना देती रही हो, लेकिन आप हर हफ्ते गांव के चौराहे पर आकर मुझे मिलने के लिए बुलाते थे। मैं थोड़ा दौड़ना कूदना चाहती थी, किंतु आप मुझे अपनी गोद में बिठाकर मुझसे बात करना चाहते थे। आप बार बार मुझसे जानना चाहते थे कि कोई आपसे भी ज्यादा तो मुझे प्रेम स्नेह नहीं करता। आपकी प्रेम में मुझे जीतने की प्रतिस्पर्धा बिल्कुल बच्चों जैसी थी, और मुझसे मिलने के बाद आप तब तक खड़े होकर देखते रहते थे जब तक मेरे होने या लौट आने की गुंजाइश बची रहती थी। शर्मा जी नैना के प्रेम बादलों से घिरे उसकी भावनाओं की बारिश में भीग रहे थे, बिल्कुल मौन। कुछ पानी आंख के कोरों से पतली लकीर खींच बह रहा था। पापा, मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो आप मुझे किसी रिश्तेदार के घर शादी में लेकर जाते तो बाहर आपका मन नहीं लगता। आप बार बार घर के भीतर झांकते, मुझको खोजते। मेरे खाने की चिंता, मेरे सोने की चिंता, मेरे शरारत की चिंता आपको बाहर बैठने नहीं देती थी। घर के भीतर बुआ और मौसी आपका मजाक बनाती कि जाइए भैया, हम सब है ना बहिनी के लिए, लेकिन आप यह नहीं स्वीकारते थे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहिनी को। आप कहते थे कि बड़ी शरारती है, कहीं चोट ना लगा ले। आप कहते कि वो दूसरे के हाथ से खाएगी ही नहीं। अगर बुआ मुझे अपने पास सुलाती तो आप समझाने चले आते थे कि रात में रजाई फेंक देती है, देखना कहीं ठंड ना लग जाए इसको। और मैं भी आधी रात को बुआ के पास से उठकर रोते हुए आपके पास चली आती थी। आप मेरा इंतजार करते थे
क्योंकि आपको मालूम था मेरी नींद को बचपन से पिता की महक और स्पर्श की उस नर्म बिस्तर से ज्यादा जरूरत थी, जिसके अवलंब पर पूरी रात निश्चिंत सोती थी मैं। बेटा, तुझको सब याद है, तूने तो मुझे 25 साल पहले ले जाकर खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा है कि आज फिर तू 3 साल की है और मुझसे लिपट कर सोई हुई है। तेरे नन्हे से हाथ मुझे जोर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पापा, क्या मैं भूल सकती हूँ कि मेरी शादी का दिन निश्चित होने के बाद आप छुप छुप कर कितना रोए थे। आपकी आंखें हमेशा सुर्ख रहती थी। विदाई मेरी होनी थी, लेकिन मेरे हिस्से के आंसू भी आपने अपनी आंखों से गिराए और मैं हमेशा हिम्मत देती रही। खुद नहीं रोती, क्योंकि उस वक्त आप बच्चे की तरह हो गए थे। आप मौसी से, बुआ से, मामी से पूछते रहते कि कहीं बक्से में कोई चीज घट ना जाए और लोग इल्जाम लगा दे कि बिना माँ की बिटिया है ये। आपसे जो भी कुछ कहता, आप बिना किसी सवाल जवाब के पूरा करते। कितना कुछ किया है आपने मेरे लिए पापा, मैं कैसे भूल जाऊं कि आज आप बीमार हैं और मैं आपसे दूर हूं। मैं सोचती हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा को कुछ हो जाए और मैं जान भी ना पाऊं। नैना के गाल से आंसू पिता के सीने को तर कर रहे थे और पिता के आंसू तकिए को। नैना भावनाओं के समुंदर में तैरते तैरते थक गई तो पापा के सीने पर ऐसे गाल रख दिया जैसे लंबी तैराकी के बाद किनारे की रेत पर थक कर लेटा हुआ कोई शख्स। शर्मा जी नैना के बालों में उंगलियां फेरते हुए नैना के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटा, आदमी भी ना बिल्कुल मिट्टी के खिलौने की तरह होता है। याद है ना, जब तुम छोटी थी तो अपने मिट्टी के खिलौने से कितना प्यार करती थी। तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारा खिलौना कभी टूटे, एकदम संभाल के रखती थी, किसी को छूने तक नहीं देती थी। लेकिन जाकर अपने कमरे में देखो, तुम्हारा एक भी मिट्टी का खिलौना बचा है क्या? मुझे याद है कि तुम कभी कभी अपने हाथ में खिलौना लेकर सो जाती थी और नींद में तुझे पता ही नहीं चलता था कि तेरे हाथ से कब खिलौना छूट कर टूट गया। पगली, सब टूटने हैं, बिखरने हैं और फिर इसी मिट्टी में मिल जाने हैं। कुछ दिन मिट्टी पर खिलौने का रंग भी दिखेगा और एक दिन वो भी मिट्टी के रंग का हो जाएगा। बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वो खिलौना टूट गया तो कोई और खिलौना नहीं आया। तब से लेकर अब तक कितने खिलौने मिले, टूटे बिखरे। आज रवि पूरे घर का खिलौना है जिसे तुम सब संभाल कर रखती हो। अब देखना, मैं भी तेरे लिए एक खिलौना ही ना हूँ। तू मुझे संभाल और छुपा कर रखना चाहती है, कल तू भी बूढ़ी होगी और रवि के लिए एक खिलौना बन जाएगी। अच्छा, तो आप मुझे बहका नहीं सकते। मुझे ना तो अपना खिलौना अपने हाथ से छोड़ना है और ना ही सोना। पगली, जब तू छोटी थी तब भी यही कहती थी, लेकिन पलक झपकते ही मुझे पकड़कर सो जाती थी और खिलौना छूट जाता था। नैना शर्मा जी की बात से भयभीत होकर उनके पास दुपक कर धीरे से बोली, पापा, मुझे सोना ही नहीं, अपने खिलौने को देखना है, अपनी मुट्ठियों से कसकर पकड़े रहना है। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आश्वस्ति दी। पगली कहीं की, आज बहुत सालों बाद नैना फिर बच्ची बन गई थी। पिता की वो अपनी सी महक जिसके बिना नींद कहीं बिस्तर के कोने में छिपी बैठी रहती थी। आज फिर नैना 3 साल की हो गई थी। भावनाओं का बहुत बड़ा बक्स खोलकर उलटने पलटने में थकी नैना नींद में कब बहने लगी कुछ पता ही ना चला। शर्मा जी के भीतर फिर से जीने की चाह लौट आई। ऐसा लगा कि अभी दायित्व मुक्त नहीं हुए हैं। आज ऐसा महसूस हुआ कि नैना अब भी 3-4 वर्ष की है। शर्मा जी ने अपना ऐनक निकाला और नैना को बराबर में सुलाकर उसके बालों को सहलाते हुए नींद में खो गए। रात गहरी हो रही थी। नैना यादों की नाव खेवते नींद की नदी में पतवार संभाले दूसरी ओर चली जा रही थी। पूरी नाव खिलौनों से भरी। 2-3 खिलौने उसकी गोद में चिपके से थे। नदी तेज बह रही थी। चांद का मध्यम प्रकाश लहरों की सिलवटों पर अटकेलियां कर रहा था। नैना अपनी दुनिया में खोई नाव के साथ बही जा रही थी। अचानक आकाश में बादल छाने लगे, फिर तेज गरज के साथ बारिश होने लगी। उसने पतवार तेजी से मारना शुरू किया। तभी उफनती नदी में कोई भयावह दैत्याकार आकृति दृष्टिगोचर हुई, जैसे कोई विशालकाय मगरमच्छ। आकृति की आंखें सुर्ख लाल थी,
जैसे मगरमच्छ के कटोरों में भेड़िए की आंखें फिट कर दी गई हो। उसे लगा कि वो भयावह आकृति उसके खिलौनों को निगल जाना चाहती हो। उसने पतवार पर मजबूती से हाथ जमा दिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना खिलौना इसके जबड़ों में जाने नहीं देगी। उसने दृढ़ता से विचार किया और तेजी से किनारे की ओर पतवार चलानी शुरू की। लेकिन तेज बारिश में किनारे का छोर धुंधला पड़ रहा था। सांसें धौंकनी की तरह चलने लगी। पतवार मन भर की भारी होने लगी। बाहें पस्त हो रही थी। हे भगवान, आकृति का शरीर विकराल और जबड़ा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। अचानक जबड़ा फैला और आकृति उसे नाव समेत निगलने को हुई। वो आखिरी बार दम लगाकर चीख पड़ी, पापा मुझे बचाओ, मैं सोई नहीं थी पापा, मुझे तो केवल एक झपकी सी आई थी, पापा उठिए। अंतिम शब्द चीख जैसे कमरे की दीवारों से टकराए। पापा उठिए, पापा उठिए। शर्मा जी चौंक कर उठे और नयना के कंधे को झकझोर कर बदहास से बोल उठे, क्या हुआ बेटा? पापा, कोई मुझसे मेरा खिलौना छीन रहा था, पापा बहुत डर लग रहा है। शर्मा जी ने नैना को सीने से लगाकर कहा, बेटा तेरा खिलौना तेरे पास में है, छूटा कहाँ है? पापा तेरे पास है बेटा। नैना दुःस्वप्न से लौट चुकी थी, अपने खिलौने को हाथ में लेकर सिसकियां भरते अपने पापा के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।